So hi guys, today we are going to revise chapter number 3 of forensic audit, which is audit and investigation. So let's see the first topic, which is key ingredient of forensic audit. So there are three key ingredients of forensic audit. First one is forensic audit thinking, that is thinking forensically. Second one is your forensic audit procedure, which can be further subdivided into two categories. First one is proactive procedures and second one is reactive procedures. And third one is your appropriate use of technology and data analytics. Okay, so let's see what is forensic audit thinking. It involves critical assessment throughout the audit of all evidential matters and maintaining high degree of professional skepticism. ठीक है, तो मतलब फॉरेंसिक ऑडिट थिंकिंग क्या होता है, मतलब कैसे आप फॉरेंसिक ऑडिट में सोचोगे, वो क्या होता है, क्रिटिकल असेसमेंट, आप इवैल्यूएशन करोगे क्रिटिकली, मतलब केयरफुली और मतलब इन डेप्थ आप एग्जामिन करोगे जो भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं थ्रू आउट योर फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है, जो भी आपको सबूत मिलता है आप उसको इन डेप्थ जाके उसका पूरा स्टार्ट, उसका पूरा आप उसको मतलब जड़ पे जाके आप उसको पूरा इवैल्यूएट करो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, है ना. तो ये सारा हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, वो भी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है कि हम लोग पूरा मतलब किसी पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर लेंगे कि हाँ भाई, जैसे मान लो मैं बोलूँगा पेमेंट कर दिया बट मैंने पेमेंट नहीं किया किसी को. ठीक है, तो फिर वैसे नहीं होता है, पेमेंट कर दिया तो फिर देन विल चेक द वाउचर्स, है ना, या इनवॉइसेस. तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है कि विच बिलीव्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कि एविडेंसेस हो अपने पास, ना कि बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना. ठीक है, अपना दिमाग चलाना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, है ना. तो वो सारा आता है अपना फॉरेंसिक ऑडिट थिंकिंग में. ठीक है, सो फॉरेंसिक थिंकिंग इज अ माइंड शिफ्ट, इज अ कंडीशन ऑफ thinking where the auditor believes that the possibility of fraud या financial irregularity may exist and that controls may be overridden to accomplish that possibility. तो फॉरेंसिक ऑडिट होता है क्यों है, बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं ना फॉरेंसिक ऑडिटर की फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है या फ्रॉड हो चुका है. ठीक है, और या फिर जो प्रोसीजर है इंटरनल कंट्रोल का उसको हैम्पर किया गया है टू अकम्प्लिश द फ्रॉड. ठीक है, या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. एंड जो फॉरेंसिक ऑडिट थिंकिंग होता है ना, इट इज़ यूज्ड थ्रू आउट द ऑडिट वर्क या थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. ठीक है, तो हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस यूज़ करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट थिंकिंग को, क्योंकि सोचना तो हर प्रोसेस में पड़ता है, ये फॉरेंसिक का है ऑडिट के प्रोसेस में, है ना. तो ये हम लोग ऐसे सोचते हैं कि फ्रॉड हुआ है या हो गया होगा या हो सकता है, तो कैसे कब क्या हो सकता है, क्या क्या एविडेंस हमको मिल रहे हैं, क्या क्या मतलब इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस में लैगिंग्स है या कमियाँ हैं, उसको हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं एंड उसका रेमेडीज़ निकालते हैं एंड सजेस्ट करते हैं टू द मैनेजमेंट. ठीक है, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट था अपना कि कैसे हम लोग को सोचना है प्रोसीजर पे, है ना. जैसे मान लो आपको पता होगा कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप उसी तरीक़ा से हर मतलब एविडेंस को अपने जो भी सबूत मिले आपको इमेजिन उसको इवैल्यूएट वैसे ही करोगे आप, है ना. सो फर्स्ट पॉइंट सेज कि हाउ यू विल थिंक थ्रू आउट द प्रोसेस. ठीक है, अब फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर्स आर मोर स्पेसिफिक एंड जनरल and geared towards detecting possible material misstatement in financial statement resulting from fraudulent activities or error. ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होता है ना, क्या होता है, वो स्पेसिफिक प्रोसेस होता है या स्टेप्स होता है. ठीक है, तो वो क्यों करते हैं हम लोग, टू फाइंड आउट द फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, एंड दे शुड बी अलाइंड, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर शुड बी अलाइंड विद द फ्रॉड रिस्क एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट. ठीक है, अब फ्रॉड रिस्क क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे. फ्रॉड रिस्क 3 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स दैट इनेबल समवन टू कमिट फ्रॉड आर. सो फर्स्ट वन इज मोटिव होना चाहिए कि हाँ मुझे फ्रॉड कमिट करना है. ठीक है, दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू कमिट द फ्रॉड, कि उसका इरादा क्या था, उसका मोटिव क्या था वहाँ पे, है ना, फ्रॉड करने का. सेकंड क्या होता है, अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए, तभी जाके कोई आदमी फ्रॉड कर सकता है. ठीक है, अगर मान लो आप किसी के मतलब किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है किसी को, ठीक है, तभी हो पाता है. जैसे मान लो कभी फॉरेंसिक ऑडिट किसी में होता ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट ही नहीं होता है, तो फिर बाकी लोगों को क्या लगे ना कि मतलब कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस ही नहीं है कंपनी में, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड फॉर द एम्प्लॉयज़ टू कमिट. ठीक है, एंड थर्ड क्या है, एबिलिटी टू रैशनलाइज. ठीक है, दैट इज़ द फ्रॉडलेंट बिहेवियर. अगर किसी का बिहेवियर फ्रॉड वाला ही है, ठीक है, वो हर किसी को धोखा देता है, तब क्या होगा कि फ्रॉड का चांसेस होने का इन द कंपनी बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, सो 3 फैक्टर्स क्या क्या, फर्स्ट वन इज मोटिव, सेकंड वन इज अपॉर्चुनिटी, थर्ड वन इज एबिलिटी टू रैशनलाइज, मतलब बिहेवियर कैसे एम्प्लॉय का या जैसे भी जो भी पर्सन कंसर्न है. ठीक है, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो कि अमाउंट टू फॉर फ्रॉड रिस्क. ठीक है, सो वल्नरेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू दिस 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड फ्रॉड रिस्क. अगर ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर किसी भी फर्म में, देन क्या होता है कि देन द फर्म और द कंपनी इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉड रिस्क. ठीक है, जब ये 3 फैक्टर्स अवेलेबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब फर्स्ट वन इज मोटिव ऑफ फ्रॉड, सेकंड वन इज अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रॉड और टू अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, थर्ड वन इज एबिलिटी टू रैशनलाइज. अगर ये तीनों हो तो फिर क्या होगा, फ्रॉड का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, देन दिस अमाउंट्स टू और गिव राइजेस टू और गिव्स बर्थ टू फ्रॉड रिस्क. ठीक है, अब फ्रॉड रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पावरफुल प्रोएक्टिव टूल. ठीक है, इट्स अ पावरफुल प्रोएक्टिव टूल इन फाइट अगेंस्ट फ्रॉड. सो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट क्या होता है ना कि हम लोग हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द फ्रॉड. ठीक है, ये किस में हम लोग करते क्या है ना कि फ्रॉड रिस्क को हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं कि फ्रॉड रिस्क है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड अगर करता है देन उस किस प्रोसेस में इंटरनल कंट्रोल में कमजोरी है या फिर कमियां हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको रेक्टिफाई करें मैनेजमेंट. ठीक है, ताकि फ्रॉड फ्यूचर में ना हो, अगर हो गया है तो, और नहीं भी हुआ तब भी उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस एम्ड एट प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबिलिटीज टू इंटरनल फ्रॉड या फिर एक्सटर्नल फ्रॉड. जिसमें हम लोग पूरा प्रोसेस बनाते हैं कि इंटरनल क्या क्या उसका पॉलिसीज है कंपनीज का, वो ठीक है या नहीं, उसके कोई कमी तो नहीं है ना, है ना. तो ये सब हम लोग पूरा इवैल्यूएट करते हैं इसमें. और
वल्नरेबिलिटी निकालते हैं कि इंटरनल फ्रॉड होने का चांसेस क्या है या एक्सपोजर क्या है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ क्या है टू द फ्रॉड, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस रेदर देन एन एक्टिविटी। सो इसमें क्या ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे कंपनी का अपन करते जाएंगे न्यू प्रोसेस आता जाएगा कंपनीज में, जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड होती जाएगी वैसे वैसे फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करते रहेंगे। सो इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेरियस फ्रॉड रिस्क। तो हम लोग को वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम लोग को फ्रॉड रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे हमारे परचेज में क्या क्या फ्रॉड रिस्क हो सकता है, जैसे फेक इन्वॉइसेस है ना, और नॉट रेजिंग द इन्वॉइसेस है ना, और इन्वेंट्री का क्या होगा, इन्वेंट्री थेफ्ट, बट उसको एक्चुअली सोल्ड हो गया गुड्स है ना, बट इन्वेंट्री है ही नहीं वहाँ पे, और फिर सो ऐसे ऐसे करके ये सब फ्रॉड्स हो सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि रिक्विजिट्स फॉर परफॉर्मिंग फॉरेंसिक प्रोसीजर्स, क्या क्या जरूरत होना चाहिए पहले टू परफॉर्म फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। सो टू हैव एन इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, ठीक है, कि मतलब आपका सोचना पड़ेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, ना सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स पे सोचना होगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा इन द ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स आर वेरी क्लेवर पीपल, ठीक है। तो उनके माइंडसेट को रीड करना कि कोई क्यों कर रहा है फ्रॉड एंड कैसे हो रहा है फ्रॉड एंड कैसे हो सकता है फ्रॉड, फिर उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट चाहिए जो कि क्या वो क्रिटिकली एग्जामिन कर पाए कि पूरा क्या लैगिंग है इन द प्रोसेस एंड क्या क्या कमजोरीज है। एंड सेकंड चीज़ इज़ कि वी हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रॉड स्कीम्स टर्म्ड एज ऑक्यूपेशनल फ्रॉड। ऑक्यूपेशनल फ्रॉड्स क्या होता है, जो हम लोग पहले इन लेक्चर्स में कर चुके हैं। हम लोग ऑक्यूपेशनल फ्रॉड में क्या होता है, जो फ्रॉड्स कमिटेड बाय एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल फ्रॉड्स या वाइट कॉलर फ्रॉड्स, ठीक है। सो उसमें क्या होता है ना, हम लोग वो फ्रॉड स्कीम्स कैसे कैसे हो सकता है, किस टाइप से होते हैं ऑक्यूपेशनल फ्रॉड, वो सारा का हम लोग को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर थर्ड वन इज़ हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद फ्रॉड इशूज़। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि डीलिंग विद फ्रॉड इशूज़, ठीक है। एज एन फॉरेंसिक ऑडिटर यू मस्ट हैव डन सो मेनी केसेस है ना, सॉल्व सो मेनी केसेस, तो उससे एक्सपीरियंस आता आ जाता है आपको। एज पर जितना केसेस आप सॉल्व करते हो उतना ही न्यू एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है कि कैसे कैसे फ्रॉड स्कीम्स इन्वेंट करते हैं फ्रॉडस्टर्स, ठीक है। सो हैव नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि आजकल सारा काम टेक्नोलॉजी से होता है, सारा काम है ना। मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट तो बहुत ही कम लोग मेंटेन करते हैं एंड बहुत ही छोटे फॉर्म्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, या कंपनीज मेंटेन करती है, बट सारे आजकल डिजिटल हो गया। तो यू नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज फॉर द प्रोसेस ऑफ ये फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। हैव नॉलेज ऑफ लीगल प्रोसेसेस का भी आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि मतलब आपको पता ही नहीं कि कौन से एविडेंसेस एक्सेप्टेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, देन हाउ यू विल गैदर एविडेंसेस एंड उसका रेलेवेंस क्या रहेगा, है ना। सो यू नीड टू हैव लीगल प्रोसेसेस का नॉलेज भी थोड़ा बहुत। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस कैन बी यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल फ्रॉड अलॉन्ग विद अदर इरेगुलरिटीज़। सो क्या होता है ना, फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस में हम लोग सारा मतलब डेटा को हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं इन सिस्टमैटिक वे, स्टैटिस्टिकली हम लोग सारा डेटा को इवैल्यूएट करते हैं टू सी द ट्रेंड। जैसे ट्रेंड एनालिसिस होता है, वेरिएंस एनालिसिस होता है आपका, ठीक है। तो वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है ना, आपका इस साल का खर्चा मान लो, ओवरहेड एक्सपेंसेस का मान लो आपका 150 करोड़ हो रहा है कंपनी का, ठीक है, बट हम लोग को जानना है कि इतना ज़्यादा खर्चा क्यों हुआ इस साल, ठीक है, जबकि प्रोडक्शन तो उतना ही है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रीवियस ईयर्स या पास्ट ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ना, पास्ट ईयर्स का 5 साल का 10 साल का हम लोग डेटा लेंगे और ईयरली वाइज हम लोग पूरा कंप्यूट करेंगे कि कितना था इन पास्ट ईयर्स एंड प्रोडक्शन कितना था। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इस साल इतना ज़्यादा है या नहीं है, वो हम लोग को उससे पता चल जाएगा कि 10 ईयर्स का एवरेज कितना था एंड इस साल कितना वेरिएंस हुआ है ना। तो हम लोग पता चले कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ इस साल, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस एनालिसिस। सो ऐसे क्या होता है, बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स टूल्स होता है, तो विच हेल्प्स एन फॉरेंसिक ऑडिटर टू इवैल्यूएट द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, आपको हम लोग पहले पढ़े थे। रेड फ्लैग्स मतलब क्या होता है, अलार्मिंग सिचुएशंस, जो कि हम लोग को इंटीमेट करते हैं कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर सकता है या फिर फ्रॉड एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस एंड नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखते हैं अभी। हेल्प्स इन एनालाइजिंग 100% ऑफ डेटा, ठीक है, इसमें सैम्पलिंग नहीं होता है। डाटा एनालिसिस को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं ना, पूरा 100% ऑफ डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जैसे कि स्टैटिस्टिकल ये क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल ऑडिट में क्या होता है, ये नॉर्मल ऑडिट में क्या होता है अपने सैम्पलिंग यूज़ करते हैं कि मतलब पूरा सारी ट्रांजैक्शन को अपन नहीं वैलिडेट करते हैं, उनका रिलायबिलिटी नहीं एक्सप्लेन मतलब अपने कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो वैसे बट अगर हम लोग डाटा एनालिसिस यूज़ करें टूल्स, तो फिर क्या होगा, हम लोग 100% ऑफ डाटा को इवैल्यूएट कर पाते हैं और उसका रिलायबिलिटी हम लोग मोर और लेस हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। और इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कंट्रोल इन्वायरमेंट वीकनेस। और कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब क्या क्या इंटरनल प्रोसेसेस में वीकनेस है वो सभी हम लोग को फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस टूल से पता चल जाता है, ठीक है। इट कैन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटी फ्रॉड एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा ना कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज है टू प्रिवेंट द फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन वो सफिशिएंट है या नहीं है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है ना। तो ये सब हम लोग को फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस या टूल से पता चल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेस्टेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या मशीन्स का जो एक्सपेंसेस है ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग वी विल ट्राई टू गो टू द डेप्थ कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। देन फिर पता चल सकता है कि हो सकता है जो पर्सन है जो मशीन चलाता है ही इज़ नॉट स्किल्ड इनफ टू रन द मशीन, तो इसलिए वो केयरलेसली चला रहे हैं मशीन्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मशीन्स को मतलब डैमेज हो रहा है, ठीक है, इसलिए रिपेयर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या इशूज़ है ना, ये जस्ट एग्जांपल था। तो इन दिस वे हम लोग प्रोसेस में क्या वीकनेस है वो सब पता कर सकते हैं। एंड इट कैन हेल्प पोटेंशियल पॉलिसी एंड प्रोसेस वायलेशंस इन द वेंडर एक्सेप्टेंस या अप्रूवल प्रोसेस या बिडिंग
टेलरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग पोटेंशियल पॉलिसी क्या क्या बना सकते हैं, पॉलिसीज इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। अप्रूवल प्रोसेस ऑफ मतलब जो भी वेंडर्स हैं उनका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग किसको सिलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। बिडिंग टेलरिंग मतलब जैसे हम लोग लोअर बिड को सिलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड लोअर बिड को सिलेक्ट करें, देन ऑल्सो वी ऑल्सो टेक द कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय द लोअर बिडर, है ना। एंड वेंडर एक्सेप्टेंसेस, क्या लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वेंडर्स है या नहीं है ना। सो ये है कुछ फैक्टर्स या बेनिफिट्स ऑफ फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस। नाउ लेट्स सी द वेरियस डेटा एनालिसिस टूल्स, ठीक है, क्या क्या टूल्स हैं। सो फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस प्रोसेस है एक तो, ठीक है, एंड एक्वायर डाटा एंड नॉर्मलाइज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डाटा को एक्वायर करेंगे एंड फिर उसको अरेंज करेंगे सिस्टमेटिकली। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रियल टाइम डेटा एनालिसिस, रियल टाइम डेटा एनालिसिस क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी टाइम हम लोग इवैल्यूएट करते जा रहे हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक है। आउटपुट एंड एनोमलीज, एनोमलीज मतलब क्या होता है आपका डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम अ प्रोसेस। आउटपुट क्या हो रहा है, एंड जैसे मान लो आउटपुट मतलब आप जो इनपुट देते हो वही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर आपका जो प्रोसेस अगर अच्छा है तो फिर फ्रॉड का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो अगर आपका अंदर ही मान मशीन के अंदर ही आप अगर कचरा डाल रहे हो तो बाहर भी कचरा ही आएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ठीक है। डिजिटल एंड फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, बेनफोर्ड एनालिसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल टेस्टिंग, दैट इज इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एनालिसिस, एग्जाम्पल डिस्कवरी, ई डिस्कवरीज, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे टूल्स फॉर हैंडलिंग फॉरेंसिक ऑडिट एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन फॉरेंसिक ऑडिट फील्ड, ठीक है। सो देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, इसके ऊपर एक नोट आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब क्या है ना, MCA के अंदर SFIO सेटअप हुआ है। क्यों सेटअप हुआ था, क्योंकि इतने फ्रॉड्स हो रहे थे ना, तो फिर इट नीड ऑफ द आवर वॉज टू सेटअप अ इंडिपेंडेंट एंड अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डीलिंग विद द फ्रॉड्स और स्कैम्स हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो इट इज़ अंडर द jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs consisting of, and what does the SFIO consist of? It consists of experts in the field of accountancy, ठीक है, या forensic auditing, law, IT, information technology, investigation, या company law या taxation for detecting and prosecution of recommendation for prosecuting वाइट कॉलर क्राइम्स या फ्रॉड्स। वाइट कॉलर क्राइम्स या फ्रॉड्स क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जो कि मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ जनरली करते हैं, है ना, जो कि बहुत ही जाने मतलब पढ़े लिखे लोगों द्वारा किए गए हैं फ्रॉड्स, ठीक है। सो वो सब पता करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए SFI वॉज सेटअप। SFI हैज़ हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड रीजनल ऑफिसेज एट 4 प्लेसेज, दैट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, हु इज एन IAS, इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ SFIO एंड कंपनी सेक्रेटरी बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योर कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, ठीक है। सो कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है यहाँ पे, ही और शी बैलेंसेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। कैसे, अगर कंप्लायंसेस ठीक रहेगी कंपनी की तो फिर क्या रहेगा, फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो CS का उसका बहुत मेजर रोल है इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड फॉरेंसिक ऑडिट। CS प्रोवाइड्स प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटीज लॉ का बहुत नॉलेज होता है, कैपिटल मार्केट का पूरा लॉज का हम लोग को नॉलेज रहता है, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट हम लोग करते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग। सो फॉरेंसिक ऑडिट में भी हम लोग हेल्प करते हैं, ड्यू डिलिजेंस में भी हेल्प करते हैं, IBC का हम लोग बहुत नॉलेज रहता है, वैल्यूएशन में भी हम लोग का है स्कोप। सो रेरा GST डायरेक्टर, ये सब में हम लोग को मतलब नॉलेज रहता है, देन वी कैन हेल्प इन फॉरेंसिक ऑडिट, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड कंप्लायंसेस ऑफिसर्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, जिनको टेक्निकल एंड एज वेल एज लॉ का नॉलेज हो। सो CS इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो इनहेंस करता है प्रोसेस का स्पीड in upholding the good governance via forensic audit. So CS acts as a catalyst in ensuring good governance in companies via forensic audit. So अब हम लोग देखेंगे what is the role of CS as a forensic auditor, ठीक है, क्या क्या रोल है CS का as a forensic audit. So the first point is criminal investigations. CS use investigative accounting skills to examine documentary evidence to give an opinion, expert opinion, ठीक है। तो CS क्या करते हैं ना, अपना इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग स्किल्स यूज़ करता है एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट करता है इन द फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस, एंड फिर उस पर अपना ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए टू द कंपनी, ठीक है। अब पर्सनल इंजरी क्लेम्स वे लॉसेज अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, तो फिर क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी समटाइम्स सीक्स एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम अ फॉरेंसिक ऑडिटर बिफोर डिसाइडिंग वेदर क्लेम इज वैलिड एंड हाउ मच टू पे। सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एंड उसको, ठीक है, जैसे मान लो जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल का गोडाउन जो है TV रहता है उसमें, ठीक है, उसमें मान लो फायर लगता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस लिया हुआ रहता है जेठालाल का, तो क्या रहता है ना, देखो उसको क्या होगा कि फिर वो क्लेम कर रहे हैं अपना कि मतलब इंश्योरेंस का मनी, क्योंकि उसके गुड्स जो था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, तो क्या वो सारा इंश्योर्ड था, ठीक है। बट अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे आँख बंद करके तो हर किसी को पैसा नहीं दे देगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी ना, पहले किसी फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी एंड जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम डिसाइड करेगी, अगर जेन्युइन होगा तभी वो पे करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या रोल होता है कि पर्सनल इंजरी बोले तो पर्सनल नुकसान जो कि इंश्योर्ड हो, उसको डिटरमाइन करने में फॉरेंसिक ऑडिटर या CS का बहुत बड़ा रोल रहता है, इफ़ ही और शी इज़ अ फॉरेंसिक ऑडिटर, ठीक है। सो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। CS में भी कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट इन बिजनेस इन्वेस्टिगेशन विच कुड इन्वॉल्व फ्रॉड ट्रेसिंग, है ना, या एसेट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकवरी, फॉरेंसिक इंटेलिजेंस गैदरिंग या ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, ठीक है। तो देखो अब एसेट आइडेंटिफिकेशन रिकवरी की वजह से मान लो कोई मतलब वो है, कोई भी मतलब वो है मतलब कोई भी क्रिमिनल या फिर
क्या नाम उसका एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब किसी कंट्री में फ्रॉड करके अब्रॉड चला जाता है, ठीक है। देयर इज स्पेसिफिक टर्म इन द फॉरेंसिक लैंग्वेज, आई एम नॉट गेटिंग अ टर्म, ठीक है, तो वो है, ठीक है। सो क्या होता है ना, वो तो बाहर चला गया, बट उसके एसेट्स को रिकवर करना, उसको क्या क्या एसेट्स है, उसका वैल्यू क्या है, वो सब पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो कि वैल्यूज़ ऑफ द एसेट्स, पर्सनल एसेट्स ऑफ द फ्रॉडस्टर पता करते हैं, एंड वी ट्राई टू रिकवर द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व इन द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर या सीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन, सीएस में हेल्प द पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो एंड अदर अथॉरिटीज इन कलेक्टिंग एविडेंसेस एंड अदर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, ठीक है, सिंपल है ये तो। अब एक्सपर्ट ओपिनियन, सीएस secretly and carefully examines accounts and balance sheet and uses his skills to find out whether any fraud committed or any anomaly associated with it by giving his expert opinion, ठीक है। अब एक्सपर्ट ओपिनियन देता है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज एंड पता करता है कोई डेविएशन है या नहीं है फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, अब प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, द फाइनेंशियल ऑडिटर माइट बी अप्रोच इन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मैटर ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट वेदर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हैज टेकन प्लेस एंड टू क्वांटिफाई द लॉस विच हैज रिजल्टेड फ्रॉम नेग्लिजेंस, दिस कुड अराइज बिटवीन एनी प्रोफेशनल एंड द क्लाइंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस भी होता है। मान लो कोई प्रोफेशनल हम लोग अपॉइंट करते हैं या एक इंजीनियर अपॉइंट करते हैं जो कि मतलब क्वालिफाइड इंजीनियर है, बट वो जो बिल्डिंग बना रहा था वो अच्छे से नहीं बनी है ना, और फिर वो क्या हुआ, बिल्डिंग मतलब लैप्स कर गई या ब्रिज कोई लैप्स कर गया, तो उस केस में हम लोग फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएट की क्या गड़बड़ हुई, कोई नेग्लिजेंस तो नहीं था ना ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल, ठीक है, तो उसके लिए भी फॉरेंसिक ऑडिटर या सीएस में भी अप्रोच्ड, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस केसेस, एक्सपर्ट विटनेस केसेस क्या हुआ, सीएस एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर ऑफन अटेंड कोर्ट्स टू टेस्टिफाई इन सिविल एंड क्रिमिनल हियरिंग्स, ठीक है, एज एक्सपर्ट विटनेसेस। In such cases, they attend to present investigative evidence to the court so as to assist the presiding judge in deciding the outcome of the case. So CS as a forensic auditor क्या करते हैं, evidences collect करते हैं in the process of forensic audit. So क्या रहता है कि उससे वो लोग क्या करते हैं, अपना testify करते हैं अपना जो भी उनको evidences मिला in civil and criminal proceedings, ठीक है। एज एक्सपर्ट विटनेस क्या हुआ, कोई भी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स या जो भी लॉ या जो भी है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में विटनेस दे सकते हैं, और उनका जो भी एविडेंसेस रहता है वो एक्सेप्ट करती है कोर्ट। इट इज़ एन एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज रेलिवेंट या रिलायबल एविडेंसेस, ठीक है। तो इसमें एज अ सीएस बहुत बड़ा रोल है इन द फॉरेंसिक ऑडिट डेटा कलेक्शन। अब मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है। सम फॉरेंसिक ऑडिटर्स बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दे वुड हैव रिसीव्ड इन लीगल मेडिटेशन एंड आर्बिट्रेशन have extended forensic audit practices to include alternative dispute resolution services in absence of which a matter could be expensive and time consuming। देखो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, वो क्या होता है कोर्ट में सेटल करने की जगह फटाफट सॉल्व करना होगा, तो क्या होता है वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, या आर्बिट्रेशन मतलब आउटसाइड द कोर्ट हम लोग सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिटर को स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो मिलती है इन आर्बिट्रेशन, तो उससे क्या होता है ना, वो लोग जल्दी केसेस को या कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब लिटिगेशन कंसल्टेंसी, सीएस आर एलिजिबल टू बी एंगेज्ड इन लिटिगेशन एंड असिस्टिंग विद एविडेंस स्ट्रेटजी एंड केस प्रिपरेशन, ठीक है। सीएस लिटिगेशन कंसल्टेंसी में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, अ सीएस इज ट्रेन टू असिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकवरी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, इन द लॉज सब्जेक्ट इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सीएस को जैसा ट्रेनिंग मिलता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकवरी, मान लो किसी कंपनी का पूरा डेटा लेफ्ट मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको हम लोग कैसे बैकअप के थ्रू रिस्टोर करेंगे या कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो सब में एक सीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज फ्रॉड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सो एज पर सेक्शन 447, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आ सकता है एग्जाम में। फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी एक्ट, एनी ओमिशन या कंसीलमेंट मतलब छुपाना ऑफ एनी एक्ट या अब्यूज ऑफ पोजीशन मे बी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हायर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इट इज कमिटेड बाय अ पर्सन और एनी अदर पर्सन विद कन्वीनियंस इन एनी मैनर, कन्वीनियंस मतलब सीक्रेटली हेल्प मिल गए, ठीक है। विथ इंटेंट टू डिसीव, इंटेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे कि सामने वाली पार्टी को हम लोग डिसीव कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं, और फिर उससे क्या होता है, उस चीटिंग से इंजरी होता है, मतलब हार्म होता है, हार्म या लॉस होता है, किसका, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स या एनी अदर पर्सन, इनका हार्म होता है, किससे, इंटेंशन टू डिसीव से। टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि अनड्यू एडवांटेज लेने का कोशिश करते हैं अपना पोजीशन का या फिर अपना पावर्स का, ठीक है। वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 143, ठीक है, हाईलाइट कर लो। और 143 कंपनी एक्ट टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, क्या क्या है, राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स ऑफ कंपनी, क्या क्या राइट्स है कि राइट ऑफ एक्सेस जब मांगो तो आपको मिल जाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर्स ऑफ कंपनी। इंटाइटल टू रिक्वायर फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ सच कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो हम लोग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को जाकर इंक्वायर कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर कि हम लोग ये सब केसेस में इंक्वायर करें, ठीक है। whether loans and advances made by company have been properly secured and not prejudicial to the interest of the company। So कारो 2016 में भी ऑडिटर्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है कि वो सब ये सब चीज़ उनको चेक करना रहता है। कारो क्या हुआ, कंपनी एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट 2016, ठीक है।
whether transactions of company which are represented merely by book entries are prejudicial मतलब harmful to the interest of the company। जो बुक एंट्रीज हम लोग करते हैं, ठीक है, बुक एंट्रीज मतलब क्या क्या हो गया अपना, बुक एंट्रीज बोले तो जो डेप्रिसिएशन का एंट्रीज हो गया अपना, जो भी रिजर्व्स का एंट्रीज हो गया वो सब, है ना, या फिर जो भी अपना डेफर्ड टैक्स का एंट्रीज हो गया वो सब एंट्रीज आप कर रहे हो जिसमें एक्चुअल कोई आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है, जो सिर्फ बुक्स में एंट्री रहता है, ठीक है, तो उसका क्या कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेदर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी, इट शेयर्स या डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ही कम में तो नहीं बेचा जा रहा शेयर्स का, है ना। एंड वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय ए कंपनी हैव बीन शोन एट एज डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया लोन एंड एडवांसेस को। एंड पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है आपका उसको आप P&L में डेबिट तो नहीं कर दिया एज एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे सपोज कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपना पर्सनल टिप कर रहे हैं टू फॉरेन, है ना, लंदन जा रहे हैं वो, बट क्या हुआ, वो अपना मीटिंग के पर्पस से नहीं जा रहे, बट वो अपने पर्सनल फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, बट वो अकाउंट्स में दिखा दिया कि भाई मीटिंग करने गए थे तो उसका 5 लाख खर्चा हो गया लंदन में, ठीक है, बट ऐसा कुछ था नहीं एक्सपेंस, तो फिर ऐसे कर जाएंगे तो कंपनी का लॉस होगा। सो यही बोला गया यहाँ पे वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट और नॉट, ठीक है। एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑडिटर्स, पावर्स ऑफ ऑडिटर क्या क्या है, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर जो हम लोग देखे पहले, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा ऑडिटर, उसको जनरल मीटिंग अटेंड करना कंपल्सरी होता है, राइट टू रेम्यूनरेशन पैसा मिलेगा ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, कंपनी टू मेंशन कंसेंट ऑफ ऑडिटर इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वो जरूरी है बहुत, ठीक है, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। एंड ड्यूटीज ऑफ CS क्या क्या है, फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं अगर कोई हमारे फ्रॉड नोटिस में आता है तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत हैवी पेनल्टीज़ है, शायद 1 लाख मिनिमम है एंड 5 लाख से एक है कुछ भी जो पेनल्टीज़ है लिवाइबल है ऑन द प्रोफेशनल्स लाइक CS CMA। तो इसमें पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे इफ़ कोई फ्रॉड हम लोग को नोटिस में आता है तो। सो सी पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट by the professional including CS, ठीक है, क्या क्या होगा, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 इफ एनी ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या CS इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143(12) which is reporting of fraud by professionals to the central government shall be punishable with fine at least 1 लाख and maximum 25 lakhs तक वो जा सकता है, ठीक है। और फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या दिया हुआ है, रूल 13 देखना पड़ेगा हम लोग को और सेक्शन 143 देखना पड़ेगा सबसेक्शन 12, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेट करो फिर रिप्लाई का उनका विद इन 45 डेज, फिर रिसिप्ट और रिप्लाई, अगर कोई रिप्लाई आ जाता है तो विद इन 15 डेज फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिप्लाई एंड जो भी आपका फाइंडिंग्स है अबाउट द फ्रॉड, ठीक है। तो जब भी 1 करोड़ से ज़्यादा होता है कोई भी फ्रॉड तो हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसको इंटीमेट करते हैं, अपना डिस्कवरी हम लोग इंटीमेट करते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी, फिर उनका रिप्लाई का वेट करते हैं, फिर उनका रिप्लाई आ जाता है अगर हम लोग को तो फिर हम लोग विद इन 15 डेज फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ सील्ड एनवेलप विद द कवर लेटर ऑफ द CS CMA और अपना एक फास्ट स्पीड पोस्ट से हम लोग भेजते हैं सारा, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा इंडेप्थ बुक में दिया रहेगा बट यहाँ पे की समराइज में मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म क्या क्या होता है, मैकेनिज्म बोले तो प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होगा आपका, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन लेटर ऑफ एंगेजमेंट आपको देगा कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है एज एन फॉरेंसिक ऑडिटर, तो फिर आप एक्सेप्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन और अपना रोल समझते हो, ठीक है, कि क्या क्या काम आपको मैनेजमेंट चाहते हैं कि आप करो या क्या क्या एरियाज आप चेक करो इन द फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। एंड फिर आप जाके कंपनी का बिजनेस समझ के एंड प्रोसेस समझ के फिर देन यू प्लान द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है क्या करना है, एंड देन फील्ड वर्क होता है, यहाँ पे आप मतलब फील्ड में उतर जाते हो एंड यू ट्राई टू एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट्स एंड सारा कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइल्स जो भी है एंड देन यू ट्राई टू कलेक्ट द एविडेंसेस, ठीक है। फिर क्या करते हो, लास्ट में आप रिपोर्टिंग करते हो और फिर जो आप रिपोर्ट करते हो और जो आपको प्रोसीडिंग्स मिलता है और जो भी आपको मतलब रेलिवेंट आपको वो मिलता है क्या बोलते हैं एविडेंसेस, तो उसको आप क्या करते हो बिफोर अ जुडिशरी या फिर तो जो भी आपको मिलता है उसको क्या करते हो आप प्रोड्यूस करते हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एज एन एविडेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट्स या फ्रॉडस्टर्स, ठीक है। एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, अ फॉरेंसिक ऑडिट इज गिवन टू एन इंडिपेंडेंट फर्म या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, डिटरमाइन नेसेसरी टूल्स, क्या क्या चाहिएगा आपको, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिएगा, क्या क्या स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज चाहिए टू एक्सेप्ट द ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, ओन ट्रेनिंग एंड नॉलेज क्या क्या है, आप कंपैटिबल हो या नहीं हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस फॉरेंसिक ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, और आपका एक्सपर्टाइज है या नहीं हो उस फील्ड में, आर सफिशिएंट और नॉट, इफ़ नॉट डोंट एक्सेप्ट, है ना, कि सिर्फ पैसा आ रहा है इसलिए आप एक्सेप्ट मत करो उसको, फिर बाद में आप जब काम ही नहीं कर पा रहे कि आपको नॉलेज ही नहीं हो उस बारे में तो फिर वो इट विल डेट्रीमेंटल टू योर रेपुटेशन, ठीक है। सो सेकंड स्टेज इज प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, एसर्टेन द गोल्स ऑफ द ऑडिट, क्या है गोल्स ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिट, क्यों आपको अपॉइंट किया जा रहा है वो आप एसर्टेन करोगे, ठीक है, क्या क्या मतलब कंपनी का एक्सपेक्टेशन है आपसे एंड वेदर यू विल बी एबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस और मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी विद इन द डिजायर्ड टाइम पीरियड और नॉट, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हुआ, फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस टेक्निक्स जो हम लोग पहले पढ़े अभी, है ना, और इफेक्टिव टूल्स क्या क्या हुआ, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर MS Excel, है ना, तो वो सारा हो गया आपका टूल्स। अब कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रॉड, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग, हाउ फ्रॉड हैज़ बीन कंसील्ड, छुपाया कैसे गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्रॉडस्टर्स इन्वॉल्व, कौन कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्वांटिफाई द फाइनेंशियल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्वांटिफाई द फाइनेंशियल लॉस, कितना का लॉस हुआ है ना, ताकि अगर कंपनी क्लेम भी करती है इंश्योरेंस कंपनी से तो उसको कितना मतलब क्लेम कर सकती है, तो अगर ये मेंशन रहता है फॉरेंसिक ऑडिट में देन इट बिकम्स ईजी फॉर द कंपनी टू क्लेम द लॉसेज। अब जो भी आप एविडेंस गैदर किए उसको आप किसके बिफोर यूज़ कर सकते हो, बिफोर अ जज इन द केस और सूट, ठीक है। तो जो भी एविडेंस आप गैदर करते हो दैट कैन बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
और नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ फ्रॉड। सो उसमें क्या होता है ना, हम लोग मतलब मैनेजमेंट को एडवाइस देते हैं कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स में फ्लॉज हैं एंड उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो और कैसे फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी लिखते हैं, ताकि मैनेजमेंट उसको सीरियसली ले और फटाफट उस लूप होल को निकाले। ठीक है, अब जो हम लोग करें वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फ्रॉड ट्रायंगल एंड फ्रॉड रिस्क। ठीक है, डोनाल्ड क्रेसे, अ सोशियोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट in 1940s, was one of the first person to specialize in the field of understanding fraudsters and why they do what they do. ठीक है, so he basically observed hundreds of individuals who were charged with embezzlement. ठीक है, जो इनके ऊपर चार्जेस ऑफ थेफ्ट था उनको, या एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स था उनको, वो क्या किया, डोनाल्ड इन डेप्थ में स्टडी किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनका मेंटालिटी क्या रहता है फ्रॉडस्टर्स का, और वो एंड वाई दे डू व्हाट दे डू। सो फ्रॉम हिज रिसर्च डोनाल्ड डेवलप्ड द फ्रॉड ट्रायंगल। ठीक है, विच वॉज अ मॉडल यूज टू एक्सप्लेन व्हाट कॉज सम पीपल टू बिकम फ्रॉडस्टर्स, कि कोई लोग फ्रॉडस्टर्स क्यों हो जाते हैं, बाय एनालाइजिंग द सर्कमस्टेंसेस इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च वर ड्रॉन इनटू फ्रॉड। तो क्या क्यों वो लोग जो 200 लोग थे जिनको वो स्टडी कर रहा था कि वो ऐसा क्यों किए, चोरी वोरी या थेफ्ट क्यों किए या एम्बेजलमेंट क्यों किए, तो उसमें क्या हुआ ना, तो उसको पता चला कि ऐसा क्या क्या सर्कमस्टेंसेस था जो एक आदमी को चोर बना दिया। ठीक है, या फ्रॉडस्टर बना दिया। सो द फ्रॉड ट्रायंगल इज अ मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द फैक्टर्स दैट कॉज समवन टू कमिट ऑक्यूपेशनल फ्रॉड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें? फर्स्ट वन इज इंसेंटिव या प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपको, कि मान लो आपको टारगेट दे दिया कि आपको 5 लाख का सेल्स एक मंथ में करना ही है, तो आप फिर कैसे भी करके आप फॉल्सिफाई करोगे कि सेल हो गया है ना, ताकि आपका जॉब ना जाए। और इंसेंटिव मतलब मान लो बहुत ज़्यादा ही आपको मतलब टारगेट दिया जा रहा है कि अगर आप 5 लाख का सेल कर लोगे तो आपको 20% ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर आप कैसे भी करके किसी को भी चीट करके कैसे भी चाहोगे कि माल बस बिक जाए। ठीक है, और सेकंड क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कि आपको लूप होल्स मिल जाते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, देन दिस लीड्स टू अपॉर्चुनिटी टू कमिट द क्राइम। एंड रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? आपका एटीट्यूड कैसे है। ठीक है, जैसे वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द आवर चाइल्डहुड कि ये क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है ना, नॉट टू स्टील, नॉट टू थेफ्ट, नॉट टू, है ना, स्टील वगैरह। बाकी क्या है, तो ऐसा एटीट्यूड होता है अपना कि ये सब गलत रहता है। ठीक है, अब कई जगह क्या होता है कि मान लो चलता है ये सब, तो फिर वो लोग को क्या रहता है, माइंडसेट ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, एटीट्यूड वैसे ही बन जाता है। सो एटीट्यूड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द फ्रॉड ट्रायंगल। सो 3 फैक्टर्स क्या क्या हम लोग रिवाइज करते हैं? इंसेंटिव या प्रेशर, एंड सेकंड इज योर अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज योर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब ये है आपका फ्रॉड ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल, या फिर मतलब एक सुपीरियर कोई मैनेजमेंट का आदमी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नज़र रखे अपने एम्प्लॉयज़ पे, बिलो एम्प्लॉयज़ पे, ट्रस्टेड लॉन्ग सर्विस एम्प्लॉयज़, लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नो बायलॉज, नो सुपरविजन। अगर ये सब नहीं होगा तब क्या होगा? इट विल लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड, एंड हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मोटिवेशन टू कमिट फ्रॉड, इट इज़ अनकंट्रोलेबल, उसको हम लोग नहीं कर सकते। अब कोई किसी को आदत है फ्रॉड करने का, तो उसको हम लोग नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते जल्दी, कि अच्छे आदमी, साधु आदमी में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते हम लोग इतना जल्दी में, है ना। सो इट इज़ लाइक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ है किसी को, तो आप उसको कितना ही ज्ञान दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब भूखा आदमी क्या नहीं करेगा, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, अब नीड, उसका ज़रूरत क्या है, एंड डिसऑनेस्टी, अगर वो डिसऑनेस्टी है तो वो करेगा ही वैसा। ठीक है, अब रैशनलिज्म या एटीट्यूड क्या है उसका? इट इज़ ऑल्सो अनकंट्रोलेबल। सो ओनली वन थिंग इज़ कंट्रोलेबल, जो कि हम लोग एज ए मैनेजमेंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं देना सामने वाले को कि वो लूप होल्स का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, या उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाए, जिससे कि कंपनी को लॉस हो और कोई फ्रॉड हो कंपनी में। सो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, आई नीडेड द मनी, दे ओ इट टू मी, आई विल पे बैक। मतलब क्या हुआ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, वो बोलता है जो एम्प्लॉई है। ठीक है, कि सबको ही करते हैं, ठीक है, तो मैं भी कर दिया तो क्या हो गया, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं पैसे कंपनी को वापस दे दूंगा, या मैं कंपनी में सैलरी से काट लूँ, है ना, ये सब बहाना मारते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है एम्प्लॉय का, वो देखते हैं इसमें। सो इंसेंटिव या प्रेशर, ऑफन मैनेजमेंट या एम्प्लॉय में फाइंड देमसेल्व्स ऑफर्ड इंसेंटिव्स, मतलब पैसा या कोई गिफ्ट दे रहा है, और प्लेस्ड अंडर प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, प्रेशर में ऑल्सो कम फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि हाँ भाई कंपनी का प्रॉफिट ही होना चाहिए, डिविडेंड दो इतना, या बैंक्स या अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, है ना। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड डिग्री ऑफ प्रेशर या इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स गोल, कि क्या कोई प्रेशर है या नहीं है किसी के मतलब कंपनी में, या रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है इन फ्रॉड। ठीक है, सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मीट द डेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, या इंक्रीज एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। तब क्या होता है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी टू कमिट फ्रॉड डिपेंड्स ऑन पीपल्स एथिकल वैल्यूज़, कि आपका एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या है ना, एंड देयर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, आप किस सर्कमस्टेंसेस में हो, वो सब चीज़ें आपको डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी बंदे की पत्नी रोज़ मार रही है उसको कि भाई मेरे लेके आओ साड़ी, लेके आओ साड़ी, तो कहाँ से लाएगा, है ना। सो इन केसेस में क्या होता है कि वो मतलब उसका नीड क्या है, उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सब हम लोग को देखना पड़ता है ना, और वो उसका एथिकल वैल्यूज़ क्या है, इज ही एन एथिकल पर्सन और नॉट। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन देन अदर्स टू कमिट फ्रॉड। क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल्स का मोर चांसेस रहता है फ्रॉड करने का। ठीक है, सम ऑफ द कॉमनली गिवन रीजन फॉर कमिटिंग फ्रॉड आर, कि बहुत सभी कर रहे हैं, मैं पैसा वापस दे दूंगा, वही सब। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं? मीन्स सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रॉड, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, मान लो आपको कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा रहता है आपके पेटी में, ठीक है,
अब इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल है आपका, और एसेट्स है ना, एसेट्स का ध्यान ही नहीं रखते, एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं करते आप, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय अपना मशीन घर ले गया, ठीक है। इनएडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, जो पैसा कलेक्ट करे फ्रॉम डेटर्स वही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी रिकॉर्ड कर देगा या कम अमाउंट रिकॉर्ड कर देगा, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी जॉब रोटेशन एंड वेकेशंस। अब वेकेशंस क्या होता है, एक छुट्टी पे भेजना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ताकि क्या हो उसका काम कोई और देख पाए, है ना, और उसमें क्या लूप होल्स है या कोई फ्रॉड है नहीं, हम लोग पता चल सके। एंड एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है कि आपको एक काम से दूसरे काम में हम लोग शिफ्ट करते हैं। अगर आप 20-50 साल से आप एक ही काम करो तो फिर आपको सारा लूप होल्स इन्स एंड आउट्स ऑफ द आपका जॉब पता चल जाता है सारा, ठीक है। देन यू कैन इफ द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर सो देन यू कैन यूज इट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी शुड ट्राई टू रोटेट। अब क्या है, गैदरिंग एविडेंस। इट इज़ नेसेसरी दैट प्लानिंग स्टेज हैज़ बीन थॉरली अंडरस्टूड बाय इन्वेस्टिगेशन टीम हु आर स्किल्ड इन कलेक्टिंग एविडेंस, ठीक है। पहले समझ लो पूरा क्या मतलब है आपका प्रोसेस, कैसे क्या आपको एविडेंस कलेक्ट करना है, देन यू स्टार्ट गैदरिंग द एविडेंस। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस, जिसमें इन्वॉल्व लोकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, एसेट्स, अ पर्सन और अ कंपनी, अनदर एक्सपर्ट का जरूरत पड़ सकता है इसमें, और प्रूफ ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। सो वो सब हम लोग एविडेंस हम लोग गैदर करेंगे पूरा। अब वेरियस टेक्निक्स टू गैदर एविडेंस, क्या क्या टेक्निक्स है टू गैदर एविडेंस इन अ ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। अब टेस्टिंग कंट्रोल्स टू गैदर एविडेंस विच आइडेंटिफाइज द वीकनेस विच अलाउड द फ्रॉड टू टेक प्लेस, ठीक है। अब जैसे टेस्टिंग कंट्रोल्स में क्या होता है ना, हम लोग एक्सेस कंट्रोल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक परचेज, जैसे सैप में अगर आप काम देखे हो तो फिर क्या होता है ना, परचेज जो मैनेज करते हैं परचेज मैनेजर, उसको सिर्फ परचेज का ही एक्सेस दिया जाता है इन सैप। एक्सेस बाय द वर्ड एक्सेस आई मीन कि क्या होता है ना कि पासवर्ड रहता है हर एक मतलब मैनेजर्स के पास या एम्प्लॉयज़ के पास। तो एचआर के मैनेजर, एचआर का जो मैनेजर है या स्टाफ है उनके पास सिर्फ एचआर का ही डेटा रहेगा, उनके पास सेल्स ऑफ द कंपनी या डेटर्स का बैलेंस नहीं रहेगा या इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। सो हम लोग परचेज मैनेजर के सिस्टम से लॉगिन करके देखेंगे कि क्या हम सेल्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं नहीं, है ना, बाय यूजिंग हिज पासवर्ड ओनली। सो टेस्टिंग कंट्रोल उसको बोलते हैं। एंड यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू कंपेयर ट्रेंड्स ओवर टाइम टू प्रोवाइड कंपेरेटिव्स बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कंपनीज या बिजनेस, ठीक है। अब जैसे पता करना है हम लोगों की सपोज कि सर्विस सेक्टर में रिटर्न ईयरली रिटर्न है अराउंड 15%, बट कोई XYZ कंपनी है जिसका रिटर्न आ रहा है आपको 45% ईयरली, तो फिर वो हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री में क्या रिटर्न आ रहा है एंड इस कंपनी का ज़्यादा रिटर्न कैसे हो रहा है। अगर 45 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है देन वी कैन, इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर द फॉरेंसिक ऑडिटर एंड देन वी कैन इवैल्यूएट द इन डेप्थ में कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, इतना कैसे इस कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। कहीं फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड कहीं रेवेन्यूज़ ज़्यादा दिखा रहे हैं या एक्सपेंसेस कम दिखा रहे हैं, ऐसा कोई केस तो नहीं है ना, ठीक है। अप्लाइंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ रेलेवेंट डिटेल्स बीइंग ऑल्टर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिनसे हम लोग पता चलेगा कि क्या क्या डिलीटेड हिस्ट्री है या फिर क्या क्या डिलीटेड फाइल्स है ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो वो सब सॉफ्टवेयर से हम लोग पता कर सकते हैं सारा कि कब एम्प्लॉय ने अमाउंट चेंज किया इन अ सेल्स ट्रांजेक्शन, तो वो सारा हम लोग पता कर सकते हैं एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर। डिस्कशन एंड इंटरव्यू विद एम्प्लॉइज, अगर डिस्कशन करते हो आप एम्प्लॉइज का तभी बहुत सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। सब्सटेंसिव टेक्निक्स सच एज रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाना या फिर इन्वेंट्री रिकॉन्सिलेशन बनाना, कैश काउंट करना कि क्या है कितना है नहीं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फिजिकल कितने हैं। एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन में क्या करोगे आप, सारा कॉन्ट्रैक्ट्स को गो थ्रू करोगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वाइल्स है उसको आप फिजिकली गो थ्रू करोगे, ठीक है। एंड व्हाट इज फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FDA इज द टेक्नोलॉजी यूज टू कंडक्ट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस। It is the process by which evidence is gathered, summarized and compared with the existing set of data, ठीक है, टू डिटेक्ट एनी एनोमलीज मतलब डेविएशन इन द डेटा एंड इट्स पैटर्न। सपोज हम लोग 5 साल का हम लोग सेल्स का डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड इस साल सेल्स का डेटा हम लोग कंपेयर करें तो पता चला कि बहुत ज़्यादा सेल्स दिखाया है इस बार, तो ऐसे क्यों हुआ। तो फिर जब इन डेप्थ हम लोग पता किया तब दिखाया गया कि मतलब एक ही टाइम पे 12:05 पे ही 300 करोड़ का सेल हुआ टू डिफरेंट पार्टीज़, एक ही टाइम पे इतना सेल्स कैसे हो सकता है ना। तब वो सब कैसे पता चलता है हम लोग को, फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस करने से रेड फ्लैग्स का इंडिकेशन मिलता है एंड देन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने से हम लोग को कुछ ना कुछ क्लूज मिलता ही है। और ऐसे एनालिसिस में हम लोगों को 3 टाइप के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। क्या, एक तो डेटा एनालिस्ट, एक क्या है टीम मेंबर विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसे कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट हु इज फैमिलियर विद पैटर्न्स ऑफ फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, ठीक है, कोई भी फॉरेंसिक ऑडिटर या फॉरेंसिक साइंटिस्ट का भी जरूरत पड़ता है। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है, टू परफॉर्म द टेक्निकल स्टेप्स एंड राइट क्वेरीज, है ना, कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ, समराइजिंग लार्ज ट्रांजेक्शन, ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स, ये सब में डाटा एनालिस्ट हेल्प करता है। सो ये 3 एक्सपर्ट हम लोग को चाहिए। कौन कौन से, डेटा एनालिस्ट, टीम मेंबर विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, थर्ड वन इज योर फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ठीक है। अब रिपोर्टिंग, लास्ट स्टेज ऑफ द फॉरेंसिक audit procedure is the final stage of audit or financial audit which provides stakeholders and government agencies regarding organizations business operations significant fraudulent activity अगर कुछ मिलता है तो वो सब हम लोग मतलब इन्फॉर्म करते हैं या रिपोर्ट करते हैं which may result in civil या criminal charges, include summary of evidence, conclusion, amount of loss, nature of assignment, scope of investigation, क्या क्या एरियाज चेक किया आपने, अप्रोच क्या क्या यूज़ किया, लिमिटेशंस ऑफ स्कोप, हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ 5 में। लिमिटेशंस ऑफ स्कोप में क्या होता है ना, आपका मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या चीज़ रोक रही थी मतलब ऑडिट को परफॉर्म करने में, क्या क्या चीज़ रोक सकती है आपको। लिमिटेशन ऑफ टाइम कि टाइम आपको टाइम बाउंड रहता है कि 3 महीना आपको करना है, यानी कि 4 साल से फॉरेंसिक ऑडिट ही चल रहा है कंपनी का, ठीक है। एंड वो स्कैमस्टर भाग गया 4 साल में इंडिया छोड़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सो आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, है ना। एंड फिर और क्या लिमिटेशन हो सकती है, नॉन कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब हो सकता है। अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स, द लास्ट स्टेज एक्सपेंड्स ओवर दोज ऑडिट्स विच दैट
लीड टू लीगल प्रोसीडिंग्स। हियर द ऑडिटर विल गिव लिटिगेशन सपोर्ट अगेंस्ट द सस्पेक्ट। ठीक है, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुआ उसको हम लोग सस्पेक्ट के अगेंस्ट यूज़ करेंगे इन द कोर्ट। द फॉरेंसिक ऑडिटर्स आर कॉल्ड टू द कोर्ट and also included in the advocacy process. ठीक है, they need to simplify the complex accounting process and issues for others to understand the evidence and its implications. ठीक है, so ये होता है पूरा रोल एंड ऑडिट प्रोसीजर का 6। सो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स कैटेगरीज। करप्शन, फर्स्ट वन इज करप्शन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, या ब्राइबरी या एक्सटॉर्शन रहता है। ठीक है, अब एसेट मिस एप्रोप्रिएशन, ये हम लोग चार्ट में देखे थे, व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। क्या होता है करप्शन, एसेट मिस एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स। ठीक है, करप्शन में आप ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हो या एक्सटॉर्शन मनी डिमांड कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका इन द कंपनी। एसेट मिस एप्रोप्रिएशन का कैश थेफ्ट होता है, कैश चोरी कर लिया। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट की ज़्यादा खर्चा दे रहे हो। ठीक है, इन्वेंट्री फ्रॉड्स, इन्वेंट्री गायब हो गई। मिसयूज ऑफ एसेट्स को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब जो कंपनी का कार्ड था उसको आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड मतलब आप फॉल्सिफाई कर रहे हो अकाउंट्स को, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स, सेल्स ज़्यादा दिखा रहे हो, एक्सपेंस कम दिखा रहे हो, टैक्स का चोरी कर रहे हो, करप्शन। There are three types of corruption fraud. First one is conflict of interest, bribery, and extortion. Fraudster put influence to gain personal gain, which harms the company. Fraudster may not benefit financially, but receives undisclosed personal benefit. ठीक है, example manager approving expense of employee who is his friend. ठीक है, तो वहाँ क्या conflict of interest रहता है। जैसे मान लो कोई मैनेजर है, वो किसी एम्प्लॉय का क्या है, दोस्त है वो, ठीक है, एम्प्लॉय का दोस्त है एंड ही वही एक्सपेंसेस को अप्रूव करता है सारा। तो एक्सपेंस हुआ 2000 का, बट वो दिखा रहा है 20,000 एंड द मैनेजर अप्रूव्स इट, तो कंपनी का 18,000 का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्राइबरी क्या हुआ, व्हेन मनी इज ऑफर्ड टू इन्फ्लुएंस द सिचुएशन। ठीक है, ब्राइबरी वो होता है ताकि, ब्राइबरी में क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी काम को करवाने के लिए अपन घूस देते हैं तो, ठीक है, और एक्सटॉर्शन वही है जो, ठीक है, किडनैप करके जो मांगते हैं हम लोग, पैसा डिमांड करते हैं। ठीक है, अब देखो एसेट मिस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, कैश थेफ्ट, दैट इज स्टीलिंग ऑफ फिजिकल कैश। एग्जांपल पेटी कैश स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट क्या होता है, कंपनी फंड्स बीइंग यूज्ड टू मेक फ्रॉडलेंट पेमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल बिलिंग स्कीम वेयर पेमेंट्स आर मेड टू फिक्टिशियस सप्लायर वो है नहीं, पर फिर भी हम लोग उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड पेरोल स्कीम में क्या हो सकता है कि घोस्ट एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय है ही नहीं वो, बट उसका नाम है इन द पेरोल और उसको हर महीना सैलरी जा रहा है। ठीक है, अब इन्वेंट्री फ्रॉड्स क्या होता है, थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द कंपनी से इन्वेंट्री चोरी हो गया। मिसयूज ऑफ एसेट मतलब वही आपका क्या पर्सनल एसेट्स को यूज़ कर रहे हो आप, मतलब कंपनी एसेट्स को यूज़ कर रहे हो फॉर पर्सनल पर्पस। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या होता है, दिस ऑल्सो नोन एज फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट causes a material misstatement in the financial statement. ठीक है, इट इंक्लूड्स डेलिबरेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब आप अकाउंट्स को जानबूझ के पूरा गलत दिखाते हो। ठीक है, ओमिशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन आपके लिए, मतलब मान लो कोई आपको पेनल्टी पे करनी है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो। बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स को आप लोग मैनिपुलेट करते हो। मिस एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एडहेयर नहीं करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, कंसीलिंग या हाइडिंग ऑफ लायबिलिटीज इन ऑर्डर टू इंप्रूव एनी एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड गियरिंग रेशियो। अब कई बार अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिकल केस स्टडी में पूछते हैं कि व्हाट एक्सप्लेन द डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी, कि आप कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करोगे या व्हाट विल बी योर इनलाइन प्रोसेस टू ऑब्टेन द एविडेंस। तो क्या होता है इसमें, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स इन कैरिंग आउट इंक्वायरी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट द आउटकम विल हैव इम्प्लीकेशन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई फ्रॉड होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रॉडस्टर को उसके अगेंस्ट केस करके कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, द मेथोडोलॉजी टू बी यूज फॉर एग्जामिनेशन कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ एंगल्स, वेदर फ्रॉड कुड हैव ऑकर्ड एंड वेदर इट कुड नॉट हैव ऑकर्ड। इट इज क्या प्रोसेस है, एनालाइजिंग डेटा विच इज अवेलेबल, जो भी डेटा आपको मिले उसको एनालाइज करो पूरा, उसका ट्रेंड एनालिसिस करो आप। ठीक है, वेरिएशन एनालिसिस करो, क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन सच डाटा। फिर आप मतलब एक सिचुएशन ऐसा बनाओ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है या कर सकता था, बट ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस की, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, उसको टेस्ट करो। फिर रिफाइनिंग एंड ऑल्टरिंग द हाइपोथेसिस, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे ही आपका हाइपोथेसिस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, सब्सटेंटिव टेक्निक क्या होता है, एग्जाम्पल डूइंग अ रिकॉन्सिलेशन और रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो, ठीक है, कि कंपनी का जो भी, मतलब जैसे मान लो एचआर में हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, फिर कि जो भी एम्प्लॉय है उसका डिग्रीज असली है या नहीं है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज टू कंपेयर ट्रेंड्स टू गेट कंपेरेटिव डाटा, जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर में बताया था ना, आपने सेल्स 5 साल का कंपेयर कर रहे हैं विद द करंट ईयर। कैट क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स। ठीक है, आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, ये फ्रॉड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कैट सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्टिंग, इंटरनल प्रोसेस हम लोग पूरा इसमें चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं और उसमें क्या कमियां है। इंटरव्यूइंग एंड इंटरोगेशन, एम्प्लॉय से हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब वो सब होता है इसमें। अब 7 इन्वेस्टिगेटिव टूल्स क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर आंसर में इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट रहता ही है। ठीक है, केस स्टडी में आप यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट को। पब्लिक डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, आरओसी के वाया कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की भाई कंपनी का या एमडी या डायरेक्टर का क्या क्या बैकग्राउंड है। इंटरव्यू ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेंट्स, जो भी है कंपनी का, मान लो कोई विसल ब्लोअर है उससे हम लोग बात करें। लेबोरेटरी एनालिसिस करते हैं हम लोग, फॉरेंसिक एनालिसिस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का। अब फिजिकल फॉरेंसिक एनालिसिस क्या होता है कि हैंड राइटिंग एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग कि उसी का है नहीं है, किसी और का तो नहीं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट डेटिंग, सिग्नेचर एनालिसिस, वो सब। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क इमेजिंग, मतलब कॉपी करना कंप्यूटर का डेटा इनटू हार्ड डिस्क, ईमेल एनालिसिस की सही में असली है नहीं है, इरेज फाइल्स को एनालिसिस करना, पॉसिबल मिसयूज ऑफ ऑफिस पीसी फॉर पर्सनल यूज एनालिसिस करना, तो ये सब है। इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल सर्विलेंस करना, अंडर कवर ऑपरेशंस करना, चुपके से करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज़ करना, ऑफ रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और टाइम सर्विस एनालिसिस। ठीक है, अब रेड फ्लैग्स क्या होता है, आर नथिंग बट
सिम्टम्स और इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशंस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, इज सर्कमस्टेंसेस दैट आर अनयूजुअल इन नेचर, और ठीक है, जो फ्रॉड इंडिकेट करती है, इट इज अ सिग्नल दैट समथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स एंड मे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर, दे डू नॉट नेसेसरली इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। मतलब रेड फ्लैग्स क्या है कि वो वार्निंग साइंस है कि अगर फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, बट हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि रेड फ्लैग्स तो मतलब फ्रॉड हुआ ही है, ठीक है। रेड फ्लैग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग्स हो सकता है, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग्स, ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स, बिहेवियरल रेड फ्लैग्स, स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग्स या पर्सनल रेड फ्लैग्स या एम्प्लॉय रेड फ्लैग्स या फिर मैनेजमेंट रेड फ्लैग्स। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग्स क्या होता है, एग्रेसिव गोल सेट किए कंपनी एंड परफॉर्मेंस मेजर्स बोथ एट इंडिविजुअल एंड कंपनी वाइड लेवल, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या हुआ, सिग्निफिकेंट आउटपेसिंग कंपटीटर्स इन इंडस्ट्रीज, मतलब सारे कंपटीटर्स को डिफीट कर दिया। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ठीक है, व्हेन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज इन लॉसेस, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरा हुआ है बट अपना एक कंपनी है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ला रहे हैं, ठीक है। अनयूजुअल फाइनेंशियल रेशियोज है या परसिस्टेंट कैश फ्लो में गड़बड़ी। अब अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग्स क्या क्या होता है आपका, अनयूजुअल टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जांपल नाइट में हो रहा है, हॉलिडे में हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है कि सप्लायर से हम लोग 50 बार खरीद रहे हैं, बहुत ही हैवी ट्रांजैक्शन या माल, ठीक है। क्वेश्चनेबल पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स का होता है, इट हाईलाइट्स हाउ कंपनी डज इज बिजनेस ईच डे, ठीक है। डू एरर्स गेट अनचेक्ड एंड एम्प्लॉयज डू व्हाटएवर दे लाइक, ठीक है। बिहेवियरल रेड फ्लैग क्या होता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या क्लोज एसोसिएशन विद अ वेंडर और कस्टमर, तो आप उसी को फेवर करोगे। स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग क्या होता है, देखो, रेफर टू वे अ कंपनी सेटअप एंड पॉलिसी प्रोसीजर्स एग्जिस्टिंग, दिस रेफर टू अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड तो नहीं है कहीं कंपनी में, है ना। पर्सनल रेड फ्लैग क्या होता है आपका, रेफर टू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद इन अ कंपनी इंक्लूडिंग हायरिंग प्रोसीजर्स या एडवांसमेंट पॉलिसीज, तो ये सब टाइप का है, आप देख लेंगे सारे फ्रॉड्स। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वही अपेंडिक्स 3 ऑफ एसेट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 240 का, उसमें क्या है, द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या हुआ, सर्टेन एग्जांपल्स दिया हुआ है और रेड फ्लैग्स क्या कर सकता है, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस या प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशन विद ऑडिटर एंड मैनेजमेंट या अदर रेड फ्लैग्स। डिस्क्रिपेंसीज में क्या क्या होगा आपका कि ये कि लास्ट मिनट एडजस्टमेंट कर रहे हो आप ऑन 31 मार्च, अनसपोर्टेड अनऑथराइज्ड बैलेंसेज है आपका इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस मतलब मिसिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, नॉन एग्जिस्टेंट कैंसिल्ड चेक्स है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक, आप ये सब देख लो, इजी एकदम। सो अगर अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फिर आपको ये सब देखना होगा, क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, ये सारा है ना। और ये TGBT सिंड्रोम देख लो कि टू गुड टू बी ट्रू, मतलब बहुत ही अच्छा आपका रिपोर्ट है, इसको मान ही नहीं सकते कि ये सच हो सकता है, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट अब जो बचा विच इज ग्रीन फ्लैग, इट इम्प्लाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड बट डू नॉट एक्टिवेट अलार्म बेल्स, ठीक है, रेदर देन दे मे इवन लीड टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ एश्योरेंस एंड कंफर्ट, ठीक है, इन अ सिचुएशन विच बी पोटेंशियली इन्फ्यूज विद फ्रॉड, ठीक है। दिस सिग्नल्स रेफर टू एज ग्रीन फ्लैग्स, दे आर इन मैनी वेज ऑपोजिट ऑफ रेड फ्लैग्स, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ TGBT सिंड्रोम विच इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि सच मानने के लिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अनयूजुअल हाई रिटर्न्स, जबकि पूरा इंडस्ट्री में कम रिटर्न मिल रहा है बट आपका मल्टीपल्स मिल रहा है, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल रिटर्न। हाई प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ कंपनी विच आर वे बियॉन्ड द इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है। स्पेसिफिक कंपनीज परफॉर्मिंग वेरी वेल व्हेन द इंडस्ट्री इज इन अ स्लम, मतलब जब पूरा मतलब इकोनॉमी डूबा हुआ है तब कुछ कंपनीज जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो दीज आर द ग्रीन फ्लैग्स। तो ये क्या हो सकती है ना कि ये एज अ गुड साइन होती है, बट दीज आर डू नॉट एक्टिवेट अलार्म बेल्स या फिर दीज आर नॉट साइंस ऑफ एक्चुअल फ्रॉड्स, बट क्या होता है कि ये इंडिकेशन देती है कहीं ना कहीं ऑडिटर की कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो ये था अपना चैप्टर नंबर 3 सॉरी। तो हम लोग ने ये पूरे चैप्टर कवर कर लिया है, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा था, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, एंड बाकी आपका क्या ऑडिट मेथोडोलॉजी रहेगा टू डिटेक्ट फ्रॉड्स इन अ कंपनी, ठीक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना डेटा एनालिसिस टूल्स। फिर हम लोग ने देखा इसमें कि कंपनीज एक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अंडर सेक्शन 143, अंडर सेक्शन 447, अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, रोल ऑफ CS CMA हम लोग ने देखा, ठीक है, एंड हाउ कैन CS प्ले अ रोल इन गैदरिंग द एविडेंसेस। सो ये सारा हम लोग ने चैप्टर 3 दैट इज ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में सारा हम लोग ने गो थ्रू किया। सो दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच माइट कम इन द एग्जाम। सो ये था पूरा ओवरऑल ऑफ द चैप्टर, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा देन डू